हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज जो मैं प्रश्न लेकर आया हूं वो अभी चल रहे CHSL परीक्षा में किसी न किसी शिफ्ट में पूछे गए हैं या फिर इसी पैटर्न पर पूछे जा रहे हैं। और ये बहुत बेसिक वाले सवाल हैं और एक लाइन में भी बनने वाले सवाल हैं। तो मेरी मानिए कि ऐसे क्वेश्चन को एक बार देख के जाइए ताकि परीक्षा में ऐसे प्रश्न छूटने का मलाल नहीं रहे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है कि x/y का मान 3:2 है। तो हमको 2x² + 3y² = 3x² - 2y² का मान पता करना है। रेशियो इसका क्या होगा। तो ऐसे सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले देखिए कि पावर हमारा सारे टर्म में समान है कि नहीं। पावर हमारा सारे टर्म में समान है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सिर्फ x/y का मान हमको 3:2 रखना है। x की जगह पे 3 रखना है, y की जगह पे 2 रखना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे रखेंगे 2 गुना x का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 प्लस 3 गुना y का है 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय 3x²। 3 गुना 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस है माइनस 2 गुना 2 का स्क्वायर। हमारे पास कितना आ जाएगा 18 प्लस 12 30 डिवाइडेड बाय 9 × 27 - 8। तो 27 - 8 जाएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास 19। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 30/19। देखिए बहुत ही आसानी से हमने इसको हल कर लिया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 12% बढ़ती है और दूसरे वर्ष में 16% बढ़ती है। तो बोल रहा है कि 2 वर्ष की अवधि में टोटल जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि क्या है। तो प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए 2 साल का हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट हम जैसे हमारा चक्रवृद्धि ब्याज में रेट 2 साल के लिए कैसे निकालते हैं वही फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक साल का 12 और दूसरा साल का है 16 और इफेक्टिव कितना हो जाएगा प्लस 12 गुना 16/100। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा 28 प्लस 12 गुना 16 192/100 1.92 हो जाएगा। हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 29.92। ये देखिए एक ही लाइन में बनने वाला सवाल है। इसको आप दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक साल का जनसंख्या 100 है तो पहले वर्ष में बढ़ोतरी हुआ 12%, तो ये बन गया 112। फिर 100 है, दूसरे वर्ष बढ़ोतरी हुआ 16%, तो ये बन गया 116। अब दोनों को आपस में गुना कर दीजिए। दोनों को गुना करने के बाद इधर आ जाएगा 10,000 और इधर 112 गुना 116 कितना आ जाएगा 112 और 116 6 दूनी 12 6 दू 8 1 9 2 और 6 8 है 1 9। ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। हमारे पास बन जाएगा 129 और ये 92। 2 शून्य इधर हटाएंगे तो इधर पॉइंट आ जाएगा। तो हमारे पास 100 से ये कितना ज़्यादा है 29.92 ज़्यादा है। इसका मतलब ये 29.92 इफेक्टिव परसेंट हमारा निकलेगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि sin 6a + cos 6a + 3 sin स्क्वायर a × cos स्क्वायर a का मान क्या होगा। तो ये क्वेश्चन आपको देख के लग जहाँ पे भी 6 का टर्म आए पावर में तो हम कोशिश करेंगे कि इसको क्यूब में बदला जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले साइन स्क्वायर ए लिखेंगे और इसका क्यूब लिखेंगे प्लस कॉस स्क्वायर ए और इसका क्यूब लिखेंगे प्लस 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए इंटू हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि इसका वैल्यू जो होता है वो 1 होता है। तो हम इसको पोलिनोमियल एक्सपेंशन में तोड़ेंगे, है ना। तो ये हमारे पास क्या a + b का होल क्यूब ये बनने वाला है। एक फॉर्मेट दिख रहा है a³ + b³ + 3ab × a + b। तो ये हमारे पास बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल क्यूब। हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू हमको पता होता 1 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि x + 1/x = 4 देन फाइंड x4 + 1/x⁴। तो बहुत ही बेसिक सा सवाल है ये सवाल। अगर हम जानते हैं कि x + 1/x अगर k होता है तो x² + 1/x² का मान कितना होगा k² - 2। उसी तरीके से x4 + 1/x4 का मान कितना हो जाएगा, जो यहाँ से वैल्यू निकला √अंडर, है ना। यहाँ से हम निकाल सकते हैं k² का 2 - 2 का होल स्क्वायर -2। ठीक है, तो यहाँ से हम वैल्यू रखेंगे k की जगह 4, तो हमारे पास निकलेगा x² + 1/x² का मान 4 का स्क्वायर 16 - 2 14। फिर निकालेंगे x4 + 1/x⁴ का मान, ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर फिर -2, तो कितना हो जाएगा
94। यही हमारा आंसर हो जाएगा। सवाल इसके उलट भी पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर x⁴ + 1/x⁴ का भी मान दिया हुआ है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि x + 1/x का मान कितना होगा, या तो फिर x³ - 1/x³ का मान कितना होगा, या तो फिर x³ + 1/x³ का मान कितना होगा। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम इसके विपरीत जाएंगे। तो अगर हमारे पास दिया हुआ है x4 + 1/x⁴ = k, तो हम सीधे 2 के टर्म में नीचे आएंगे, पावर इसको रिड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे x² + 1/x² का मान कितना हो जाएगा, √k+2। ठीक है। उसी तरीके से अगर हम x + 1/x निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना, जो भी वैल्यू यहाँ पे आया, मान लीजिए y आया, तो यहाँ पे हो जाएगा √y+2। ठीक है। उसी तरीके से अगर हमको x - 1/x निकालना है तो हम निकाल सकते हैं। अगर हमको x + 1/x मिल जाएगा तो x³ + 1/x³ हम आसानी से निकाल सकते हैं। उसी तरीके से x - 1/x निकालना है तो क्या करेंगे, तो अगर x² + 1/x² हमने निकाल दिया है √k+2 = y, तो हमारा x - 1/x क्या होगा, यहीं से निकल जाएगा। तो यही होगा √y। हमने यहाँ पे प्लस लिखा था, यहाँ पे हम माइनस रखेंगे। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सवाल को हम आराम से इस आइडेंटिटी से हल कर सकते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:√3 है। तो सूर्य का उन्नयन कोण हमको पता करना है। तो मान लीजिए कि सूर्य यहाँ पे है और यहाँ पे एक छड़ है। तो उन्नयन कोण का मतलब होता है जो हॉरिजॉन्टल लाइन ये है ना, और ये लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ साइट, इसके बीच में जो कोण बनता है उसी को हम लोग उन्नयन कोण बोलते हैं। यहाँ पे ये छाया की लंबाई, ये रड है हमारा, एक वर्टिकल रड है, इसकी छाया बन रही है, इसका रेशियो दिया हुआ है 1 और इसका दिया हुआ है √3, और मान लीजिए कि ये एंगल थीटा बन रहा है। तो यहाँ से tan थीटा या sin थीटा या cos थीटा ऐसा कुछ निकालने की कोशिश करें। यहाँ पर देखिए P दिया हुआ है और B दिया हुआ है। P और B का जो रिलेशन होता है वो tan थीटा में होता है। tan थीटा में क्या होता है, ये जो लंब होता है परपेंडिकुलर है ना, और जो बेस होता है ये इसका रेशियो होता है P/B। ये बन जाएगा 1/√3। अब tan थीटा का वैल्यू जो है 1/√3 होता है। थीटा का मान कितना होता है, tan 30 डिग्री। तो यहाँ से हम थीटा को इक्वेट कर सकते हैं, थीटा = 30 डिग्री। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि O वृत्त का केंद्र है, इसकी दो जीवाएँ AB और CD वृत्त के भीतर बिंदु P पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। यदि AB 20 सेंटीमीटर है, PB 12 सेंटीमीटर और CP 8 सेंटीमीटर है तो PD का मान हमको पता करना है। बहुत ही बेसिक सा सवाल है और सर्कल का बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे सवाल को एकदम बिल्कुल भी ना छोड़ें, क्योंकि छोड़ने के बाद मन में बहुत पछतावा रहेगा। एक सर्कल बनाएंगे, दो जीवा बनाएंगे, एक जीवा AB है और दूसरी जीवा CD है। ये दोनों एक दूसरे को P बिंदु पर इंटरनली प्रतिच्छेद करते हैं। तो कॉन्सेप्ट कहता है कि जब दो जीवा एक दूसरे को वृत्त के अंदर किसी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उस जीवा के प्रतिच्छेद बिंदु के जो सेगमेंट है लाइन का, उसका जो गुणनखंड होगा वो आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए कि जो PA का सेगमेंट है और PB का जो सेगमेंट है वो इस दोनों का गुणनफल, इस दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा PA × PB = हो जाएगा PC × PD। ठीक है। तो यहाँ पे PB देख लीजिए, PA कितना है, PA नहीं दिया हुआ, AB का मान दिया हुआ है। तो AB टोटल है 20 और PB का मान दिया हुआ है 12। तो 20 में से 12 जाएगा तो ये बनेगा 8। तो ये हो जाएगा PA 8 और PB हो जाएगा 12 बराबर PC का मान कितना है 8 और PD हमको निकालना है। तो ये हो जाए 8 और ये PD, तो 8 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा बच जाएगा PD = 12। यही हमारा आंसर हो जाएगा। कभी कभी सवाल इससे भी आ रहे हैं कि एक वृत्त दिया हुआ है और दो जीवा एक दूसरे को, दो जीवा नहीं, दो लाइन सेगमेंट जो है, एक सेकंड लाइन जो है वृत्त के बाहर किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। सेम जो है यहाँ पर A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, यहाँ पे D है। तो क्या हो जाएगा PA × PB = हो जाएगा PC × PD, है ना। तो जो एक्सटर्नल लाइन सेगमेंट, ये टोटल लेंथ जो हो जाएगा सेकंड का इंटू जो एक्सटर्नल सेगमेंट ऑफ लाइन है, ये दोनों का प्रोडक्ट बराबर होगा। तो यहाँ से लिख देंगे PA, टोटल PA इंटू जो एक्सटर्नल लाइन सेगमेंट है उसका गुणनखंड बराबर PC टोटल लंबाई इंटू जो एक्सटर्नल जो बाहरी रूप में है PD, उसका गुणनखंड बराबर होता है। तो इससे भी हम सवाल को आसानी से बना सकते हैं। या फिर
तीसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर एक वृत्त है और एक स्पर्श रेखा है जो वृत्त को किसी बिंदु पर स्पर्श कर रही है, और एक जीवा जो है, एक लाइन जो है खींची गई है वृत्त के बाहर तक पी बिंदु तक, और ये PT है, मान लीजिए स्पर्श रेखा है, और ये सेंटर है, ठीक है, और ये है A, और ये जो AB जीवा है उसको बढ़ाकर P बिंदु पर मिलाया गया है। तो ऐसे केस में क्या होता है, PT² = PA × PB, टोटल लाइन और गुना एक्सटर्नल लाइन सेगमेंट PB। तो इस फॉर्मूले से भी हम क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। तो हमको पता करना होगा कि किस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि A 75,000 के साथ एक व्यवसाय शुरू करता है और B 5 महीने के बाद 80,000 के निवेश के साथ व्यवसाय में शामिल हो जाता है। 1 वर्ष के बाद वे 1460 रुपये का लाभ कमाते हैं, तो A और B का हिस्सा क्या होगा। तो सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट का होता है केस, उस इन्वेस्टमेंट के केस में हम जितना इन्वेस्टमेंट करते हैं उसी अनुपात में हमको प्रॉफिट भी मिलता है। तो यहाँ पर A जो है 75,000 का इन्वेस्टमेंट किया है और कितने समय के लिए किया है, तो ये 75,000 है, और ये किया है 12 महीने के लिए। B जो है 5 महीने के बाद जुड़ता है, यानी कि वो 1 साल में 7 महीना ही इन्वेस्ट किया है, तो ये हो जाएगा 80,000 रुपये वो 7 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है। तो ये दोनों का रेशियो हमको अगर पता चल जाएगा तो उसी अनुपात में ये प्रॉफिट का भी रेशियो निकलेगा, ठीक है। यही प्रॉफिट का रेशियो ही होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, ये 3 शून्य काट देते हैं कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। 5, 15 × 5 = 75, और इधर हो जाएगा 16। 15 × 12 हो जाएगा 180, और इधर हो जाएगा 16 सती बड़ी होतल से 112। तो आप यहाँ पर देखिए कि प्रॉफिट का रेशियो, इसको हम और काट सकते हैं 90, ये हो जाएगा 2 × 5 = 10, 56, और लोवेस्ट फ्रैक्शन में जाएगा 45, और ये हो जाएगा 28। तो आप यहाँ देखिए 45 और 28, ये टोटल प्रॉफिट है 1460 के बराबर, है ना। तो 45 और 28 टोटल कितना हो गया, 73 यूनिट। 73 यूनिट जो है बराबर है कितना, 1460 प्रॉफिट के। तो ये 2 बार में कट जाएगा, ये 20, 1 यूनिट बराबर हो गया 20। तो A का हिस्सा कितना है, 45। तो 45 यूनिट का मान कितना होगा, इसमें गुना 20 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 900। और B का यूनिट है कितना, 28 यूनिट। 28 यूनिट में हम कितना गुना करेंगे, 20, है ना। तो ये हमारे पास बन जाएगा 560, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे रुक करते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि एक कॉलेज के 19 लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक 48 है। यदि प्राप्त किए गए उच्चतम अंक और सबसे कम अंक हटा दिए जाएं तो औसत 4 कम हो जाता है। तो उच्चतम और निम्नतम अंकों का औसत क्या है। हमारे पास 2 अंक, एक मान लीजिए x है उच्चतम स्कोर और एक y है निम्नतम स्कोर। तो टोटल स्कोर कितना है, टोटल स्कोर है 19 × 48, है ना। और उसमें से हमने कितना, 2 इसको हटा दिया था, तो 2 हटाने के बाद औसत 4 कम हो गया। 2 हटाने के बाद ये 17 लड़के बच गए। 17 लड़के में औसत अंक 48 में से 4 गया, 44 बन गया। अब इसको घटाएंगे तो कितना बनेगा हमारे पास, करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 912, और -17 × 44 करेंगे तो ये आ जाएगा 748। तो हमारे पास ये हो जाएगा 164। तो कहने का मतलब है कि ये उच्चतम स्कोर और निम्नतम स्कोर का वैल्यू जो है वो हमको मिल गया है। ये कितना था, 164। अगर इसका हम औसत निकालेंगे तो 2 से भाग इसको करना पड़ेगा। तो 2 से भाग करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 82। यही हमारा आंसर हो जाएगा। कभी कभी सवाल ऐसे भी पूछे जा रहे हैं कि किसी कक्षा में इतने लड़कों का औसत अंक जो है इतना था, कुछ अंक जो है गलती से अलग लिख दिए गए, तो ऐसे केस में हमको औसत निकालने का सवाल पूछा जा रहा था। तो ऐसे केस में क्या करना है, मान लीजिए कि टोटल औसत अंक है 50, टोटल औसत अंक है 50, और उसमें से 2 अंक 13 + 24 को गलती से, है ना, 13 + 24 को गलती से 31 + 42 लिख दिया गया। तो ऐसे केस में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल मान लीजिए कि 20 फ्रैक्शन थे, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सही वाला फ्रैक्शन लिखेंगे 13 और 24, उसके बाद जो गलत वाला फ्रैक्शन है उसको लिखेंगे, है ना। ये सही वाला फ्रैक्शन है और ये गलत वाला फ्रैक्शन है, ये दोनों को लिखेंगे। जो भी आएगा उसको हम डिवाइड कर देंगे, जितना भी फ्रैक्शन रहे हमारे पास, 20 रहे, 10 रहे, 15 रहे, उसी हिसाब से हम यहाँ पर रखेंगे, और जो भी आंसर आ जाएगा वही हमारा सही औसत होगा, ठीक है। ये सही औसत हमारा होगा। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को भी हमको ध्यान में रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि आकाश अपने सामान पर लागत मूल्य से 60% अधिक मूल्य अंकित करता है और 20% की छूट देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। तो ऐसे सवाल को करने के लिए आप सबसे पहले 100 मान लीजिए। CP को हमने मान लिया 100,
तो एमपी कितना हो जाएगा, मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा 160। चूँकि जो सेलिंग प्राइस होगा अगर छूट दे रहा है तो वो मार्केट प्राइस पे ही छूट देगा। तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 160 का 80% मतलब 4/5। ऊपर नीचे 2 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 16×8 से 1280/10 यानी कि आ जाएगा 128। तो देख लीजिए 100 से कितना ज़्यादा है 28 ज़्यादा है ना। तो कितना परसेंट ज़्यादा है तो 28% ज़्यादा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि 11,500 रुपये की एक राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 12,880 हो जाती है तो ब्याज दर क्या होगा। तो ऐसे सवाल को करने के लिए क्या है कि दोनों को पहले हम घटाएंगे। तो 2 साल का हमको कितना एक्स्ट्रा देना पड़ा एसआई सिंपल इंटरेस्ट 12,880 में से हम 11,500 घटाएंगे तो हमारे पास निकलेगा 80 और ये 3 और ये 1380। ये 2 साल का हो गया है ना। तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा बटा 2 कर देंगे। 2 चौका 12, 2 9 18, 690 रुपये 1 साल का ब्याज हो गया। तो 1 साल का ब्याज हो गया और हमारे पास राशि कितना है 11,500। PRT/100 करेंगे, आर यहाँ है और T 1 है, डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। ये 2 शून्य कट जाएगा, 23×3 = 69, 23×5 = 115, 5×6 = 30। तो आर बराबर कितना हो जाएगा 6%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि सिंपल इंटरेस्ट के केस में जो भी एसआई होता है ना, वो हर वर्ष के लिए समान होता है, इसलिए हमने यहाँ पर 2 से भाग दिया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है एक मशीन का क्रय मूल्य 12,800 है। यदि इसका 25% वार्षिक अवमूल्यन किया जाए तो 3 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। तो जब भी मशीन का जो है अवमूल्यन होता है तो वो कहता है कि डिवैल्यूएशन हो रहा है। इसका मतलब कि जो मशीन का प्राइस घट रहा है, वियर और टीयर हो रहा है, हम उसको यूज कर रहे हैं तो उसका प्राइस जो है साल दर साल घटते जा रहा है। तो सबसे पहला आरंभिक मूल्य था 12,800, ठीक है। घट कितना रहा है साल साल करके, एक साल में 25% उसका घट रहा है, यानी कि 1/4 घट रहा है तो 3/4 बच रहा है। कितने साल के लिए है तो 3 साल के लिए। तो 3/4 गुना 3/4 गुना 3/4 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4 चौका 16 चौका 64, दूनी 128, 3 तिया 9 तिया 27, दूनी 54। तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 5400, है ना। तो जहाँ भी अवमूल्यन का केस हो तो इस टाइप से हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल दिया हुआ है कि द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 3, 12 एंड 14 इज कितना होगा, है ना। फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछ रहा है, चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। ये 3 नंबर दिया हुआ है तो उसका चतुर्थ अनुपाती हम कैसे निकालेंगे। बार बार ये सवाल ऐसे पूछे जा रहे हैं तो आप याद रख लीजिए कि अगर कोई संख्या A, B और C दी हुई है तो इसका जो चतुर्थ अनुपाती होगा, फोर्थ प्रोपोर्शनल जो होगा वो होगा B × C डिवाइडेड बाय A। अगर कोई संख्या A और B दिया हुआ है तो उसका जो थर्ड प्रोपोर्शनल होगा, थर्ड जो प्रोपोर्शनल होगा वो होगा B² A। अगर कोई संख्या A और B दिया हुआ है तो इसका जो मीन प्रोपोर्शनल होगा, माध्य अनुपात जो होगा वो होगा √A × B। ये कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए, अगर ऐसे सवाल आ रहे हैं तो विदिन सेकंड इसको हल करके निकलना है। तो यहाँ पे किस पे पूछा, चतुर्थ अनुपाती पूछा, तो चतुर्थ अनुपाती का मान कितना हो जाएगा BC/A, यानी कि 12 × 14/3। तो ये हो जाएगा 3 चौका 12 और ये हो जाएगा 14 चौका 56, है ना। आप इसको कॉन्सेप्ट वाइज भी बना सकते हैं। अगर फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे A/B = C/X, यही हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल होता है। तो हम यहाँ से A/B रखेंगे, 3/12 बराबर C कितना 14/X। तो यहाँ से हम X का मान निकाल सकते हैं, 3 चौका 12 और ये 14 चौका 56। तो इसी कॉन्सेप्ट, इसी बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने फॉर्मूले का रूप दिया, इसलिए ये, है ना। इसी तरीके से हम थर्ड प्रोपोर्शनल का भी निकाल सकते हैं, है ना। थर्ड प्रोपोर्शनल का अगर निकालेंगे तो अगर कोई संख्या A है ना, B है तो इसका थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकालेंगे, तो A/B लिखेंगे बराबर B/X। ये थर्ड प्रोपोर्शन वाला है। तो थर्ड प्रोपोर्शन किससे निकलेगा X बराबर कितना हो जाएगा B/B, आपस में गुना होगा B² बटा नीचे में A। यही हमारा थर्ड प्रोपोर्शन हो गया, ठीक है। ये इसके पीछे का कॉन्सेप्ट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि एक दुकान पर जूतों की जोड़ी की कीमत 6500 रुपया है और बिक्री कर 5% लगाया गया तो बिल की राशि कितनी होगी। तो बहुत ही आसान सा सवाल है, इससे आसान कुछ हो नहीं सकता है। तो अगर जहाँ भी बिक्री कर का कॉन्सेप्ट आए तो बिक्री कर का मतलब है कि हमने उस कीमत के अलावे उस पर जो लगने वाला टैक्स है वो भी चुकाया। तो यहाँ पे हमने 6500 रुपये की कीमत है और 6500 प्लस हमने 6500 का, है ना, 5% और पे किया। तो टोटल हमने कितना पे किया, तो टोटल पेड अमाउंट कितना हो जाएगा, टोटल पेड अमाउंट हो जाएगा 6500 का 105/100,
अब इसको 65 से गुना करेंगे तो 65 पचे कितना हो जाएगा 325, 325 का हाथ में 25, इधर 3, 65 गुना 1 65 और 3 68। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 6825, यानी कि एक सामान को हमने खरीदने के लिए 6825 रुपया पे किया है। तो ठीक है दोस्तों, ऐसे सवाल को जरूर करके जाइए ताकि एग्जाम में जो है आपका क्वेश्चन ना छूटे, ऐसे बेसिक से सवाल। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।